Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update.
अगला प्रश्न है, सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो सीखने की जो परिभाषा जीपी गिलफोर्ड ने दिया है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही एक अधिगम है। अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक 2 कारण लिखिए। तो बच्चे के भाषा विकास में एक शारीरिक कारण होता है और दूसरा होता है मानसिक कारण। अब प्रारंभ करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बाल विकास की आवश्यकताओं पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो जो बाल विकास की आवश्यकताएं होती हैं वो होती हैं विकास की अवस्थाओं को समझने में सहायक और बालकों के विकास को समझने में सहायक, बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक होना चाहिए कि बालक का स्वभाव किस प्रकार का है। और इसी प्रकार अगला है, बालकों के व्यवहार को जानने, समझने और नियंत्रण करने में सहायक होना चाहिए। बालक को पहले स्वभाव को समझना, उसके व्यवहार को जानना और व्यवहार को समझना और उसके व्यवहार को नियंत्रण करना होना चाहिए। इसी प्रकार अब अगला है, बालकों का समाजीकरण करने में सहायक होना चाहिए। बालक का समाजीकरण बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि समाजीकरण के लिए वह समाज के उपयोगी बनता है और समाज में वह परिवार, पड़ोस, साथी, संघ, समुदाय के, विद्यालय आदि कारकों को समाजीकरण के लिए उपयोगी बनाने में इसका अध्ययन अत्यंत उपयोगी है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। बाल्यावस्था में शिशु के संवेगों की अभिव्यक्ति में अधिक विशिष्टता आ जाती है और शैशवावस्था के समान तीव्रता, स्थिरता, प्रबलता नहीं होती है। इस अवस्था में बालक में संवेगों का दमन करने की क्षमता पैदा होती है और वह यह समझने लगता है कि उसके कौन से व्यवहार से माता पिता व शिक्षक, अन्य लोग प्रसन्न होंगे, उसके किस प्रकार के व्यवहार से वह रुष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार ऐसे निष्कर्ष संवेगों को प्रकट नहीं होने देता जिससे उसके माता पिता या शिक्षक उसे पसंद ना करें। शैशवावस्था की अपेक्षा इस अवस्था में क्रोध अधिक बढ़ जाता है और क्योंकि पूर्व अवस्था की अपेक्षा इस अवस्था में उसे क्रोध अधिक अवसर मिलते हैं। इस अवस्था में क्रोध के प्रमुख कारण यह हैं कि अपने कार्य में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप कर देना, किसी सहायता के प्राप्त होने की आकांक्षा के बाद सहायता प्राप्त न होना, अपमानित होना, ये सारी समस्याएं होती हैं। बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास पर उसके संगी, साथियों और शिक्षक तथा विद्यालय के वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। बालक अपने जिन संगी साथियों के साथ खेलता है उनमें सामान्यतः पारस्परिक घृणा, ईर्ष्या, द्वेष पाया जाता है और बालक इनसे अप्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यदि विद्यालय का वातावरण आतंकपूर्ण व भयपूर्ण है, अनुशासन कठोर है, नियंत्रण अधिक है, शिक्षक का व्यवहार अप्रिय व सहानुभूति है, तो बालक में मानसिक ग्रंथियां बन जाती हैं जो उनके संवेगात्मक विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। तो बालकों में सृजनात्मकता तो जन्मजात होती है, परंतु इसका विकास उचित मात्रा में तभी होता है जब उन्हें केवल विकास के लिए उचित पर्यावरण मिलता है। सृजनात्मकता के संदर्भ में दूसरा तथ्य यह है कि भिन्न भिन्न प्रकार की सृजनात्मकता होती है। बालकों को परिवार और विद्यालयों को अग्रलिखित कार्य करने चाहिए। कार्य जिनके दिए गए हैं, कार्य है सृजनात्मकता का संबंध अहम से होता है और परिवार, विद्यालय दोनों को बालकों को अहम की तुष्टि की अवसर देना चाहिए। अगला है, बालकों के चारों ओर वातावरण उन्हें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अगला है, बालकों को ऐसे केंद्रों का निरीक्षण कराया जाना चाहिए जहां वह सृजनात्मकता कार्य करते रहें। अगला है, बालकों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का विकास करना चाहिए। अगला है, बालकों को सृजनात्मकता संबंधी किसी भी प्रकार की अनुक्रिया करने के स्वतंत्र अवसर देने चाहिए। अगला है, बालकों के मौलिक विचार एवं कार्यों के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला है, बालकों के मन में किसी प्रकार का संकोच एवं भय ना हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगला है, बालकों को तनाव तथा दुश्चिंतता एवं भग्नाशा आदि मानसिक विकारों से बचना चाहिए। उसी स्थिति में आत्मविश्वास के साथ सृजनशील कार्य कर सकते हैं। अगला है,
विद्यालयों में पाठ्यचारी क्रियाओं के साथ साथ साहित्यिक सांस्कृतिक क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। छात्रों के अपनी सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति स्वतंत्र अवसर देने चाहिए। अगला है बहिर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति आपस में मिलनसार तथा सहयोगी होते हैं और बहिर्मुखी व्यक्ति चिंता विहीन होते हैं और बाहरी दुनिया में अधिक रुचि लेते हैं। इसी प्रकार बहिर्मुखी लोगों को व्यवहार मैत्रीपूर्ण होता है। बहिर्मुखी लोगों का अवसर नेता बनने के योग्य होता है। बहिर्मुखी लोग समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और जो बहिर्मुखी लोग हैं वो स्पष्टवादी होते हैं। अगला है बहिर्मुखी लोग अधिक लचीले, वस्तुनिष्ठ एवं उत्तम भाषणकर्ता होते हैं। अब अगला प्रश्न है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। तो जो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास है वो निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है भाषा ज्ञान। बच्चों का भाषा ज्ञान बहुत सहायक होता है कल्पना शक्ति के लिए। जैसे जैसे बालक नए शब्द सीखता है उसी प्रकार ज्ञान में उनकी वृद्धि होती है और कल्पना भी बढ़ती जाती है। इसी प्रकार अगला है कहानियाँ। कहानियाँ बच्चों के लिए अधिक प्रिय होती हैं। कहानियों के द्वारा बालकों की कल्पना शक्ति भली भांति विकसित किया जा सकता है और माता पिता शिक्षकों बालकों को चरित्र का विकास करने के लिए मानवीय मूल्यों का संवर्धन करने वाली, मानव प्रेम, देश प्रेम वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। इसी प्रकार अगला है कविताएं। कविताओं को बालक के कल्पना विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसी प्रकार अगला है अभिनव। अभिनव के द्वारा भी बालकों में कल्पना शक्ति विकसित की जा सकती है। अभिनव में बालक रुचि लेता है, आनंद का अनुभव करता है और आत्माभिव्यक्ति करता है। सृजनात्मकता कल्पना का विकास करता है। इससे उसमें अनेक गुणों का विकास होता है। अगला प्रश्न है बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। बालकों के विकास पर वंशानुक्रम का गहरा प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है और वंशानुक्रम के प्रभावों को अध्ययन निम्न रूप से किया जा सकता है। वंशानुक्रम जो है शारीरिक विकास पर प्रभाव डालता है। शारीरिक विकास जैव विज्ञान ने अपने प्रयोगों के अध्ययन पर बताया है कि गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष के शरीर संबंधी जिस प्रकार के पैतृकों जीन्स का संयोग होता है बच्चे के शरीर का विकास उसी के अनुकूल होता है। और इसी प्रकार बौद्धिक प्रतिभा पर प्रभाव। वंशानुक्रम का बालक की बौद्धिक प्रतिभा पर भी प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने गाल्टन, गोडार्ड, विंसेप, डगडेल ने ये बताया है कि वंशानुक्रम का बालक की बौद्धिक प्रतिभा पर प्रभाव अधिक पड़ता है। फ्रांसिस गाल्टन ने अपने अध्ययन के आधार पर प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें भी प्रतिभाशाली होती हैं ये भी स्पष्ट किया है। अगला है संवेगात्मक विकास पर प्रभाव। मैकडूगल ने अपने अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया कि मनुष्य कुछ संवेग जन्मजात होते हैं। इनकी तीव्रता भिन्न भिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न होती है। मनुष्य के संवेगात्मक स्थिति शरीर मस्तिष्क पर निर्भर करती है जबकि मस्तिष्क शरीर का विकास वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार अब स्वभाव पर प्रभाव। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि वंशानुक्रम जीन्स का स्वभाव पर भी प्रभाव पड़ता है। अगला है चरित्र के विकास पर प्रभाव। डगडेल और एस्टाब्रुक महोदय ने चरित्रहीन जीव के वंश के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया कि मनुष्य का चारित्रिक विकास भी उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है अनुकरण द्वारा सीखने से क्या आशय है। सामान्यतः अनुकरण का अर्थ होता है क्रिया या कार्य को उसी रूप में दोहराना। इस विधि में बालक किसी क्रिया के अधिगम में अनुकरण का प्रयोग करता है। शिशु की प्रारंभिक क्रियाएं जैसे बोलना, चलना, फिरना ये सभी क्रियाएं होती हैं। अनुकरण विधि बालक को कम शिक्षित, कम बुद्धि एवं प्रखर व्यक्तियों के आदि पर प्रभावशाली होता है। चारित्रिक एवं नैतिक शिक्षा के लिए भी यह विधि अधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं लिखना है। तो कोहलर की जो विशेषताएं दी गई हैं इस सिद्धांत के अनुसार सीखने में बच्चों की मानसिक शक्तियां कल्पना, तर्क, चिंतन, संबंध देखने की शक्ति का विकास होता है। अगला है यह स्थिति यांत्रिक तरीकों को सीखने का खंडन करती है जैसे रटना,
अगला है, इस सिद्धांत का उपयोग अंकगणित, रेखागणित, विज्ञान, व्याकरण आदि विषयों में भली भांति किया जा सकता है। अगला है, यह सिद्धांत छात्रों के सीखने में व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व देता है। अगला है, यह सिद्धांत छात्रों में सीखने की आवश्यकता पर बल देता है और यह सिद्धांत किसी समस्या का पूर्ण हल प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होता है। अगला है, यह सिद्धांत अनुभवों के संगठन एवं पूर्णता पर बल देता है। अब अगला प्रश्न है, सीखने के पठार का क्या कारण है? संक्षेप में लिखना है। तो सीखने के पठार के जो कारण है वो निम्न है। शारीरिक सीमा में मात्रा, गति, शारीरिक सीमा पर्याप्त प्रभाव डालती है। इसी प्रकार अभ्यास की उपेक्षा, अभ्यास भी अधिगम निरंतर का सहज बंधन बनाता है और अभ्यास के अभाव में अधिगम स्थिरता बन जाती है। दोषपूर्ण विधेय, किसी विशिष्ट पक्ष पर ध्यान केंद्रित होना, ये भी एक पठार का कारण है। अगला है, रुचि का प्रभाव, अगर रुचि नहीं है तो उसका पठार का कारण बन सकती है। अगला प्रश्न है, स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख करना है। तो स्मृति के जो प्रभावी कारक हैं, मानसिक स्थिति होता है। बच्चों की मानसिक स्थिति रूप से किस तथ्य को स्मरण करने योग्य बना लिया जा सकता है। जब छात्र किसी बात को सीखने मानसिक तैयार कर लेते हैं तो उनको आसानी से याद कर लिया जाता है। अगला है, प्रेरणा भी बहुत आवश्यक होती है। किसी ज्ञान व अनुभव को बहुत समय तक स्मरण रखने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए आवश्यक होता है छात्रों में उस विषय के प्रति प्रेरणा उत्पन्न हो। प्रेरणा के अभाव में उस विषय के प्रति रुचि नहीं होगी और वो स्मरण नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार है, सार्थक सामग्री, स्मरण के लिए योग्य सामग्री या सार्थक सामग्री जो या उन्हें याद करा सके, सार्थक सामग्री होनी चाहिए। इसी प्रकार दोहराना, छात्रों को याद करने के लिए वस्तुओं का बार बार अभ्यास करना चाहिए। अगला है, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, जो बालक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, किसी बात को स्मरण करने में सुविधा अनुभव नहीं करते हैं और वे विपरीत मानसिक दृष्टि स्वस्थ बालक के किसी भी तथ्य को सहज से समझ लेते हैं। अगला है, अधिगम की विधियाँ, स्मृति पर इस बात पर भी प्रभाव पड़ता है कि किसी तथ्य को किस विधि से पढ़ाया गया है, इसलिए सीखने की विधियों का स्मरण करना भी बहुत ही आवश्यक अच्छा माना जाएगा। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब करें तथा अगली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।